अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू वर्किंग विद द मेथड ऑफ सेक्शंस। ठीक है, एंड आई हैव थ्री प्रॉब्लम्स दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू इन दिस लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले दो प्रॉब्लम्स इस स्लाइड के ऊपर प्रेजेंट हो रही हैं। दिस आर प्रॉब्लम्स 6-42 एंड 43। दे आर वेरी बेसिकली दे आर सिमिलर प्रॉब्लम्स, सेम डायग्राम यूज कर रहे हैं, बट वी रिक्वायर डिफरेंट मेंबर फोर्सेस इन बोथ द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो दोनों की जो सेक्शनिंग होगी और जो सोल्यूशन होगा वो दोनों से डिफरेंट होगा। सो विल लुक एट बोथ ऑफ देम एंड विल ट्राई टू सी के हाउ टू प्रोसीड व्हेन वी गेट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का पर्पस जो है वो बहुत ज़्यादा हैंड सोल्यूशन करना नहीं है। द ऑब्जेक्टिव इन दिस लेक्चर इज़ टू थिंक बेसिकली हाउ टू स्टार्ट अ प्रॉब्लम एंड हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। ठीक है, just to quickly revise method of sections हम क्यों यूज करते हैं? We use this method because sometimes we do not want to calculate all the forces in the truss structure. कभी कभार हमें सिर्फ limited number of forces required होती हैं, and a limitation of the method of joints is कि आपको उसको एक particular joint से start करना पड़ता है जहाँ पे आपके पास सिर्फ दो unknown हो, and then you can keep on solving adjacent joints one after the other, and you cycle through the entire truss and you find out all the forces. ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ दो या तीन फोर्सेस रिक्वायर्ड है तो दैट मेथड कैन बिकम वेरी वेरी लॉन्ग। सही। मेथड ऑफ सेक्शंस का एडवांटेज हमारे पास ये आ जाता है कि हमें वी कैन डायरेक्टली सेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ द ट्रस, और जो सेक्शंस बन रहे होते हैं, जो हमारे पास पार्टीशंस बन रहे होते हैं, दोज पार्टीशंस कैन बी ट्रीटेड एज रिजिड बॉडीज, और उन रिजिड बॉडीज की मदद से वी कैन क्विकली फाइंड आउट टू और थ्री फोर्सेस विच वी रिक्वायर। ठीक है, तो दैट्स द बेसिक आइडिया। तो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम एंड सी हाउ विल अप्रोच दिस प्रॉब्लम। बेसिकली बोथ प्रॉब्लम्स आर सेम। उन्होंने हमें बोला हुआ ये है कि ट्रस अवेलेबल है, वी रिक्वायर फोर्सेस इन मेंबर्स आई सी एंड सी जी ऑफ द ट्रस इन प्रॉब्लम 42, और प्रॉब्लम 43 के अंदर वी नीड टू फाइंड आउट फोर्सेस इन मेंबर्स जे ई एंड जी एफ। ठीक है, तो पहले वाले प्रॉब्लम के अंदर हमें आई सी और सी जी निकालना है, विच इज़ आई सी एंड सी जी, और दूसरी प्रॉब्लम के अंदर हमें जे ई और जी एफ निकालना है। तो जे ई और जी एफ, दिस एंड दिस इज व्हाट वी नीड। In both the problems, they are also saying कि also indicate all the zero force members. So this just gives us an idea that there are zero force members. This might not be written in all the problems. Sometimes you will need to think about it. तो हमने ये पहले बात की हुई है कि हम दो चीज़ें हर प्रॉब्लम में चेक करते हैं। पहली चीज़ हम ये चेक करते हैं कि क्या कोई जीरो फोर्स मेंबर्स हैं प्रॉब्लम के अंदर। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं क्या उस प्रॉब्लम में सिमेट्री की कोई हमें प्लेन मिल रही है कि जिसके अबाउट आपका प्रॉब्लम सिमेट्रिक हो। ठीक, तो दीज टू थिंग्स वी ऑलवेज चेक। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया कि देयर आर जीरो फोर्स मेंबर्स, लेट्स सर्च फॉर देम। दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि किसी जॉइंट के ऊपर सिर्फ दो मेंबर्स कनेक्टेड हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स या सपोर्ट नहीं हो। तो हमें ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं इस तरह के दो हमारे पास पॉइंट्स। तो बेसिकली at point B and point D you have two truss members, कोई external force नहीं है, कोई support नहीं है। This means के both of these joints, जो दोनों members आपके पास लगे हुए हैं दोनों joints के ऊपर, all of them are actually zero force members. So there are four zero force members which we can identify right here. फिर what else can we see? दूसरी हमारी कंडीशन ये होती थी कि हमें कोई एक ऐसा जॉइंट मिल जाए जहाँ पे तीन मेंबर्स हो, दो जो है कोलिनियर हो और तीसरा उनसे किसी एंगल के ऊपर हो, प्लस कोई फोर्स भी नहीं लग रही हो, कोई सपोर्ट भी नहीं हो। तो हमें जॉइंट एफ फॉर एग्जांपल नज़र आ रहा है जिसके ऊपर दो कोलिनियर मेंबर हैं, तीसरा मेंबर एंगल के ऊपर है, बट देयर इज अ फोर्स, तो वी कांट डू व्हाट वी जस्ट सेड। बट जॉइंट एच के ऊपर इट इज पॉसिबल। तो जॉइंट एच के ऊपर देयर आर टू कोलिनियर मेंबर्स, तो तीसरा मेंबर उसके परपेंडिकुलर है, तो दिस मेंबर इज गोइंग टू बी जीरो फोर्स मेंबर। But after you get this zero force member, then you can also look at joint I. Joint I के ऊपर there are two collinear members. This is already gone, so there is a third member which is at an angle. सही। तो H के बाद आप I को अप्रोच करेंगे तो I पे भी आपको
एक जीरो फोर्स मेंबर मिल जाएगा. तो essentially what I'm saying is that you have these two as zero force members as well. This one IG you cannot approach directly. अगर आप I joint को पहले देखेंगे तो you won't be able to get this zero force member. तो आपको पहले H को देखना है. Once you find out that HI is a zero force member, then you can say that GI is also a zero force member. ठीक है. तो अब हमने हमने कहा क्या कि हमने कहा ये कि हमारे पास AB, this one, BC, CD, DE और HI or GI, these 6 members in this truss structure are actually zero force members. So this actually will help us a lot in solving the problem. ठीक है. अब पहली प्रॉब्लम के ऊपर आ जाते हैं 6-42 के ऊपर. 6-42 के ऊपर जब हम आते हैं तो व्हाट डू वी नीड? वी नीड FCI एंड FCG. बेसिकली हमें FCI चाहिए, दिस वन, और FCG चाहिए. ठीक है. देयर आर रिएक्शंस इन दिस. तो ए के ऊपर पिन है तो दो रिएक्शंस आ गए. ई के ऊपर रोलर है तो दो रिएक्शंस आ गए. हमने निकालना था दो मेंबर्स को. तो व्हाट वी फाउंड आउट वाज, ओके, so these are coupled together, should have been one after the other anyways. हमने CI और CG निकालना था. इसको निकालने के हमारे पास क्या अप्रोचेस हो सकते हैं? हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हम जॉइंट ए को सॉल्व करें. हम जॉइंट ए को अगर सॉल्व करेंगे तो इफ वी जस्ट सॉल्व जॉइंट ए, तो इफ वी सेक्शन ऑफ फ्रॉम हेयर, let me even change my color so that we can distinguish. Right, if we section off from here, I'll be able to find, this is already 0, right? This is 0 and this is 0. I'll be able to find out this force and this force. ठीक है. There are only two members here. ठीक है. दो members लगे हैं I के ऊपर. They have to be equal. Just at point A I can find out CI. ठीक है. जॉइंट ए के ऊपर मैं दो मेंबर सॉल्व करूंगा. एक मुझे मेंबर मिलेगा AI. ठीक है. Probably it is hidden, but this is A, this is I, this is FAI, but FAI is equal to FCI. और दूसरे फोर्स से मुझे मिल जाएगी FAH. तो I can find out, I can solve basically joint I, joint A, sorry. तो joint A के ऊपर I have AX, I have AY, I have FAI, and I have FAH. ठीक है. दो अननोन्स है, दो इक्वेशंस फॉर्म होती हैं जॉइंट के ऊपर. यू बी एबल टू फाइंड इट आउट. दिस is equal to FCI, so we find out FCI directly. Next you can section it from here and then you can find out at C. This is already 0, this is already 0, so I have at point C. So let's clear it up a little bit. So let's say कि C यहाँ पे है. There is this FCI, there is FCG, and there is FCJ. Okay, so this is joint C. तो मैंने joint A solve किया, फिर मैंने joint C solve किया. I can find out all the unknowns that I need. ठीक है. So that's one way to deal with this problem. मैंने यहाँ पे एक और मेथड भी लिखा हुआ है just to again highlight the fact कि there is no unique sectioning. सेक्शनिंग हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि सेक्शनिंग यूनिक नहीं होती. ठीक. तो इफ़ वी जस्ट प्रोसीड के हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम पहला सेक्शन क्रिएट करें यहाँ पे. ठीक है. तो इफ़ वी क्रिएट अवर सेक्शन हेयर, व्हाट्स गोना हैपन इज कि हमारे पास एक यहाँ पे ट्राइंगुलर सबसेक्शन बन जाएगा ट्रस का, विच इज AIH. ठीक है. इसके ऊपर एक फोर्स FCI लग रही होगी, एक फोर्स आपके पास लग रही होगी FGH. ठीक है. और क्या लग रहा होगा, लेट्स सी और क्या हो रहा होगा. तो what I have here is I have this structure right here.
ठीक, इस स्ट्रक्चर के अंदर वी ऑलरेडी नो दैट द फोर्स here is going to be zero, but we are still drawing it because हमने section किया है. We are not worried about any forces in within the structure. So this structure for us is a rigid structure. तो अगर इस member की force zero भी है, doesn't really matter. If you don't want to draw it, you do not need to draw this thing. You can just draw the V shape. That would work. तीसरी फोर्स यहाँ पे जो इस वाले मेंबर की फोर्स जी आई की, वो फोर्स मैंने ड्रॉ नहीं की बिकॉज दैट फोर्स इज ऑलरेडी जीरो. तो यू जस्ट हैव टू अननोन फोर्सेस इन दिस. ठीक है, एक आपके पास एफ सी आई है और एक आपके पास एफ जी एच है. ठीक, एक सेक्शन तो आपके पास ये बन गया. और क्या हम कर सकते हैं इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिएक्शंस निकालने पड़ेंगे. रिएक्शंस आप हमेशा पूरे ट्रस को यूज करके निकालते हैं. वी डू नॉट कंसीडर सेक्शंस टू फाइंड द रिएक्शंस. ठीक है, तो आप पूरे ट्रस को यूज करें. समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन एम लगाएं. फाइंड आउट योर ए एक्स, ए वाई एंड ई वाई. पता चल जाएंगे. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वी डू नॉट नीड ई वाई. तो अगर आप सिर्फ ए एक्स और ए वाई सॉल्व कर रहे हैं तो यू आर गुड. ए एक्स और ए वाई आ गया. इससे हमारे पास समेशन एफ एक्स लगाएं, समेशन एफ वाई लगाएं. यू आर गोइंग टू गेट दीज टू अननोन्स. ठीक, वंस वी डू गेट दिस, व्हाट एल्स कैन वी डू? हम अगला सेक्शन ये क्रिएट कर सकते हैं वही जो हमने जॉइंट सी की बात की. तो चूंकि हमें यहाँ से एफ सी आई पता चल जाएगा, we'll be able to find out FCI. We can then move on to section number 2, which is simply joint C. joint C के ऊपर आपके पास सिर्फ और सिर्फ तीन फोर्सेस आ रही हैं. दिस इज FCI, FCG, FCJ. ठीक, FCI हम पिछले सेक्शन से निकाल चुके होंगे, सिर्फ दो अननोन रह जाएंगे. सिंस दिस इज अ जॉइंट, इसमें मोमेंट इक्वेशन वैलिड ही नहीं है. ठीक है, तो वी आर जस्ट अप्लाइंग समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई ऑन दिस, एंड वी विल बी एबल टू फाइंड आउट the two forces. In fact, you do not need the two forces, you just need this one force. ठीक है, लेकिन आपको you will see the first equation you will need to solve is summation fx because fcj से fci x की फॉर्म में लिंक हो जाएगा. समेशन fx जो है इन दोनों के x कॉम्पोनेंट इक्वेट हो जाएंगे, तो उससे आप fcj निकाल लेंगे. fcj मिल गया, fci में ऑलरेडी पता है. समेशन fy के अंदर आप दोनों चीज़ें डालिए, आपको fcg भी मिल जाएगा. So this is how we are going to solve this problem. ठीक, okay. So before I move on, so let's just summarize कि हमारे पास इस problem के अंदर दो required unknowns थे. तो हमें दो sections create करने पड़े, बारी बारी solve किया है, and we arrived at that solution. ठीक है, क्या ये problem मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व हो सकता था? बिल्कुल सॉल्व हो सकता था. और ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेथड ऑफ जॉइंट से ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. इनफैक्ट हमने जो पहली स्ट्रेटेजी पढ़ी थी कि हम जॉइंट ए के अराउंड सेक्शन कर दें और फिर सी के अराउंड सेक्शन कर दें, दिस इज एसेंशियली द मेथड ऑफ जॉइंट्स. ठीक है, तो हमने जॉइंट ए पे इक्वेशन लिखी, उससे हमें ए आई मिल गया. ए आई इज इक्वल टू सी आई हमें कैसे पता चला? जॉइंट आई से पता चला. फिर जॉइंट सी की इक्वेशन लिखी, उससे हमें बाकी दोनों अननोन पता चले. तो हमने जो पहला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्कीमेटिक जो स्केचिंग की थी एक मेथड की, दैट वाज बेसिकली मेथड ऑफ जॉइंट्स. तो इस प्रॉब्लम को 42 को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ जॉइंट्स इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट और वेरी लॉन्ग टू अप्लाई. सही, दूसरी वाली चीज़ को देखते हैं. 43 प्रॉब्लम में हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम में 43 में हमारी रिक्वायरमेंट है एफ ई जे और एफ जी एफ. ठीक है, ई जे कहाँ पे है? दिस इज ई जे. जी एफ कौन सा है? जी एफ इज दिस वन. तो दे आर नॉट एडजेसेंट, ये थोड़ा हट के हैं. जी एफ यहाँ पे है और ई जे यहाँ पे. हमें ये दो फोर्सेस रिक्वायर्ड है, दिस वन एंड दिस वन. ठीक, हाउ वुड वी प्रोसीड विद दिस प्रॉब्लम? हमें सेक्शंस क्रिएट करना है सबसे पहले, राइट. तो वील नीड टू आइडेंटिफाई कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इस प्रॉब्लम को आप डायरेक्टली एक सेक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन जस्ट सॉल्व इट विद अ सिंगल सेक्शन इफ वी ट्राई, or we can solve it with two sections as well. So let me just hide this up and see how we can try something else. तो अगर मैं इस पूरी चीज़ को यहाँ से सेक्शन ऑफ कर दूँ तो I get joint E. This is already zero, so I'm not going to even draw this. एक मेरे पास F E J आ जाएगी फोर्स, एक मेरे पास फोर्स आ जाएगी F
ई एफ, यहाँ पे ई वाई भी अप्लाई हो रहा है एंड दैट्स इट। ठीक है, दिस इज जॉइंट ई। दो अननोन्स हैं, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो एक तो आपके पास रिक्वायरमेंट इसी से आ जाएगी जॉइंट से। देन यू कैन solve this thing as well. So this is your section 1 and this is your section 2. जॉइंट एफ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो जॉइंट एफ पे हमें ज़्यादा सोल्यूशन मुश्किल करने की ज़रूरत है नहीं। तो व्हाट वी हैव इज वी हैव एन अप्लाइड force of 6 kilonewton here. We have F Fj, we have F EF, and we have F Fg, GF, whatever. ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमें ये ऑलरेडी पता है, ये हम यहाँ से निकाल चुके होंगे। दिस प्लग्स इनटू हियर। ठीक है, यहाँ पे this force is in y, this force is in y. What do we get? We get FEF equals to FFG summation fx. तो आपको एक्चुअली जॉइंट F को एक्चुअली ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉइंट E की इक्वेशन लिख रहे हैं तो यानी हम यहाँ से सेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम F की इक्वेशन लिख देते हैं, तो वी गेट आवर रिक्वायर्ड टू फोर्सेस। ठीक है, तो दिस इज वन वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। द अदर वे आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ विच इज़ इन वन गो। तो आप एक सेक्शन क्रिएट करें और उससे यू कैन फाइंड आउट। लेट मी जस्ट क्लियर ऑल द ink. Yeah, now तो what else can we do? हम ये कर सकते हैं कि हम एक सिंगल सेक्शन क्रिएट करें। इस सेक्शन को अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो वी गेट द टू रिक्वायर्ड अननोन फ्रॉम दिस। तो अगर आप ये देखें तो दिस जे ई इज एक्चुअली अवेलेबल इन दिस सेक्शन, ये ई जे, एंड दिस जी एफ या एफ जी इज ऑल्सो अवेलेबल इन दिस सेक्शन। तो अगर मैं ये सेक्शन ड्रॉ कर लूँ, इस सेक्शन में एक्चुअली मेंबर्स कितने हैं? देयर इज जस्ट वन मेंबर। कंप्लीट मेंबर्स ड्रॉ होते हैं ना, तो देयर इज ओनली वन कंप्लीट मेंबर, दिस ई एफ मेंबर। बाकी सारे मेंबर्स क्योंकि हमने बाइसेक्ट कर दिए हैं तो देयर फोर्सेस विल अपीयर बट द मेंबर्स देमसेल्फ विल नॉट अपीयर इन द फ्री बॉडी डायग्राम। तो ई जे की फोर्स आ गई, एफ जे की फोर्स आ गई और एफ जी या जी एफ की फोर्स आ गई। ठीक है, दो हमारे पास अप्लाइड फोर्सेस थी, एक 6 किलो न्यूटन की थी और एक रिएक्शन है ई वाई। ई वाई आपको ऑफ कोर्स निकालना पड़ेगा बिफोर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने एक सिमिलर ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा था वो भी लिख दिया। तो दिस इज 2, दिस इज 1.5, तो हाइपोटेन्यूज हैज टू बी 2.5। तो हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, 2 और 1.5 के साथ भी एक सिमिलर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होता है। दैट इज देयर, दिस विल हेल्प अस इन गेटिंग द कॉम्पोनेंट्स इफ वी वांट टू गेट द कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, तो दिस इज द ओनली सेक्शन यू नीड टू एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब सारा काम क्या, सारा काम ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि सेक्शन कैसे बनेगा। वो सेक्शन ऐसे आइडेंटिफाई करना होते हैं कि जिसमें हमारे पास हमारे मैक्सिमम, अगर एक ही सेक्शन के अंदर हमारे सारे अननोन्स आ जाते हैं, दैट्स गुड। हमें ये एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि हम एक गो में सिर्फ 3 फोर्सेस सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सेक्शन हमेशा इस तरह कट करते हैं कि 3 अननोन मेंबर्स की फोर्सेस हमारे पास अपीयर हो, उससे ज़्यादा फोर्सेस अपीयर नहीं हो। ठीक, तो कीपिंग दिस इन माइंड वी मेक आवर सेक्शंस। तो दो अप्रोचेस हमने इसी प्रॉब्लम में डिस्कस कर ली। एक अप्रोच में हमें 2 दफ़ा सेक्शंस क्रिएट करने पड़े थे। एक जॉइंट ई के अबाउट हमने सेक्शन क्रिएट किया था, फिर एक जॉइंट एफ के अबाउट हमने सेक्शन क्रिएट किया था। इस वाले केस में वी कुड सी कि हमारी जो दो फोर्सेज हैं, 3 फोर्सेज हमें नहीं चाहिए, हमें 2 चाहिए। हमारी जो 2 फोर्सेज हैं ई जे एंड एफ जी, these can be obtained with a single section if I cut it like this। और ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती अगर मैं ये जीरो फोर्स मेंबर पहले से डिफाइन नहीं करता। बिकॉज दिस थिंग इज ए जीरो फोर्स मेंबर, तो आई डोंट नीड टू इवन कंसिडर दिस। अगर ये जीरो फोर्स मेंबर नहीं होता तो आपका जो भी सेक्शन है वो इसको भी कट करता। देन देयर वुड हैव बीन 4 फोर्सेज इन दिस। ई के ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रही होती, दैट वुड हैव बीन एफ डी ई। राइट नाउ दिस इज जीरो। ठीक है, तो जीरो फोर्स मेंबर्स का ख्याल हमें बहुत ज़्यादा रखना है, दैट दे आर देयर टू एक्चुअली हेल्प अस। ठीक है,
दे मेक आवर जॉब मच ईजियर। ठीक हो गया। तो सॉल्यूशन की स्ट्रेटेजी, लेट्स हाइड दिस, लेट्स जस्ट लुक एट द स्कीमेटिक। हाउ विल वी सॉल्व दिस? तीन अननोन है इसके अंदर, ई जे, एफ जे, एफ जी। क्या मुझे तीनों चाहिए? मुझे तीनों नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो चाहिए। तो इफ आई जस्ट अप्लाई समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई समेशन एम, आई विल फाइंड द थ्री अननोन्स। That's good enough. You do that, you get the results. But somebody might say कि मुझे क्योंकि सिर्फ दो unknowns चाहिए, तो why not just use two equations? And that is possible in this. तो हमने यहाँ पे एक जो extended dashed lines बनाई हुई हैं, they are just trying to show you कि there is a point J जहाँ पे ये दोनों members meet कर रहे थे। इस joint की significance ये है कि एफ जे और ई जे दोनों की फोर्सेस जॉइंट जे से पास हो रही है। तो अगर मैं जे के अबाउट मोमेंट ले लूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? एफ जे का भी मोमेंट जीरो हो जाएगा और ई जे का मोमेंट भी जीरो हो जाएगा। तो ओनली अननोन मोमेंट वुड लेफ्ट वुड बी एफ जी। सेम काम हम मोमेंट एट एफ से भी कर सकते हैं। अगर मैं एफ के अबाउट मोमेंट ले लूं तो बिकॉज एफ जे इज पासिंग थ्रू दिस, एफ जी इज पासिंग थ्रू दिस, द ओनली अननोन फोर्स जिसका मुझे मोमेंट कंसिडर करना है दैट इज ई जे, उसका मोमेंट मैं कंसिडर कर सकता हूं। तो यू जस्ट नीड टू राइट टू इक्वेशंस। आप समेशन एम जे लिखेंगे तो उससे आप एफ जी निकाल सकते। आप समेशन एफ लिखेंगे एट दिस पॉइंट तो उससे आप ई जे निकाल सकते। दिस इज जस्ट देयर टू एक्चुअली हेल्प अस। ठीक है, इनफैक्ट वी कैन सॉल्व दिस थिंग, बिकॉज इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि वी गेट एन आइडिया। तो इसमें मैंने एक काम तो ये किया कि मैंने ई वाई की वैल्यू ऑलरेडी प्लग इन कर दी है। तो आई डिड नॉट एक्चुअली शो यू कि मैंने रिएक्शन कैसे निकाला है। आई एक्सपेक्ट यू टू नो दिस बाय नाउ कि आपने पूरी रिजिड बॉडी कंसिडर की है। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल रिजिड बॉडी। ठीक है, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सही है। देयर आर नो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो समेशन एफ एक्स के अंदर सिर्फ एक फोर्स आ रही है, तो ए एक्स वुड बी जीरो। ठीक है, बाकी बच गए ए वाई और ई वाई। इन दोनों के अंदर व्हाट डू वी गेट? वी नीड टू अप्लाई समेशन एफ आई एंड समेशन एम एट वन ऑफ द पॉइंट्स। तो अगर मुझे खाली ई वाई चाहिए तो मैं समेशन एम ए कर दूंगा तो मुझे ई वाई मिल जाएगा। अगर मैं पिछले वाला सवाल सॉल्व कर रहा था 42 और मुझे ए वाई रिक्वायर्ड था तो मैं समेशन एम ई कर दूंगा तो मुझे ए वाई मिल जाएगा। वी डोंट नीड टू कैलकुलेट ऑल द रिएक्शंस इन दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि हम पूरी रिजिड बॉडी को सॉल्व भी नहीं कर रहे, पूरे स्ट्रक्चर हम सिर्फ उसके पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो वी ओनली नीड द रिएक्शंस जो हमारे कंसर्न सेक्शंस के अंदर आ रहे हो। ठीक, तो समेशन एम जे इक्वल टू जीरो की इक्वेशन लिखें। इस डायग्राम को रेफर कर रहे हैं हम जो ऊपर हमने स्कीमेटिक खुद से ड्रॉ किया हुआ है, दिस वन राइट है। ठीक है, तो अगर मैं समेशन एम जे की इक्वेशन लिखूंगा, हाउ मेनी फोर्सेज आर गोइंग टू हैव जीरो मोमेंट? ई जे का मोमेंट जीरो है, एफ जे का मोमेंट जीरो है, दिस 6 किलो न्यूटन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू जे, तो इसका मोमेंट भी जीरो है। ई वाई इज गोइंग टू हैव अ मोमेंट, एफ जी इज गोइंग टू हैव अ मोमेंट। ई वाई is going to try and rotate about this in an anti-clockwise sense j के अबाउट। आप कैसे चेक करते हैं? हम j के अबाउट इस डायरेक्शन से सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो दिस वी हैव बीन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, होपफुली यू गाइज नो हाउ टू डू दिस नाउ। तो अगर मैं e से एक कर्व लाइन j के अबाउट रोटेट कराने की कोशिश करूंगा तो द सेंस आई एम गेटिंग हेयर इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो ई y का जो भी मोमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सिमिलरली एफ जी की अगर हम बात करें, एफ जी की जो सेंस बन रही है दैट सेंस इज क्लॉकवाइज। तो एफ जी का जो मोमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सही, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को रिवर्स भी कर सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई इन योर प्रॉब्लम मैं क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूँ, बट इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग दिस मीन्स यू आर टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सही है। ई वाई का मोमेंट आर्म कितना है? ई वाई का मोमेंट आर्म इज 1.5। एफ जी का मोमेंट आर्म कितना है? दिस लेंथ राइट हेयर, दिस लेंथ हेयर इज गिवन एज 2 meters। तो दिस इज समेशन एम जे एंड दिस इज इक्वल टू 0। ई वाई इज 7.5 किलो न्यूटन, एफ जी अननोन है, आप एफ जी निकाल लीजिए। एफ जी निकल के आया पॉजिटिव,
एफ जी मैंने यहाँ पे टेंशन में एज्यूम किया था, तीनों अननोन थे, तीनों को मैंने टेंशन में दिया। दैट्स द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू, टेक ऑल अननोन्स इन टेंशन, और अगर आंसर नेगेटिव आए तो उनको कंप्रेशन में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो मैंने टेंशन में एज्यूम किया था, मेरा आंसर पॉजिटिव निकला। आई रोट कि मेरा आंसर जो है मैग्नीट्यूड ये है, एंड दिस इज अ टेंशन फोर्स। ठीक, अगली कौन सी इक्वेशन लिखनी थी? अगली इक्वेशन लिखनी थी समेशन एम एफ की। तो समेशन एम एफ की इक्वेशन लिखने के लिए व्हाट डू? We do the exact same thing. We have to take the moments. किस किस चीज़ के मोमेंट्स आ रहे हैं? एफ के ऊपर हमारे पास 6 किलो न्यूटन का कोई मोमेंट नहीं है, एफ जी का कोई मोमेंट नहीं है, एफ जे का कोई मोमेंट नहीं है, ई वाई का मोमेंट है, ई जे के भी सिर्फ एक कॉम्पोनेंट का मोमेंट है। तो बेसिकली, तो इफ वी सी दिस थिंग, ई जे के हमारे पास दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे। एक कॉम्पोनेंट जो है दिस शुड बी ऑन द लाइन, right? So this is f e j y x, sorry, and this is f e j y। जो मेरे पास y कंपोनेंट है सिर्फ उसका मोमेंट आएगा, बिकॉज जो x कंपोनेंट है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट f, तो x कंपोनेंट का कोई मोमेंट नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ y कंपोनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसका मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो ई वाई का मोमेंट आर्म इज 1.5, ई जे के वाई कॉम्पोनेंट का मोमेंट आर्म भी 1.5 है, दोनों एक इनलाइन फोर्सेज है ना, तो इससे सेम मोमेंट आर्म। वाई कॉम्पोनेंट निकलेगा कैसे? 2/2.5 से निकलेगा, तो एफ ई जे इंटू 2/2.5 टाइम्स द मोमेंट आर्म प्लस ई वाई टाइम्स द मोमेंट आर्म। दोनों की टेंडेंसी टू रोटेट इज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपवर्ड डायरेक्टेड है ना, तो दिस इज सेम डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को पॉजिटिव ले लिया। इससे मुझे नज़र आ रहा है जब मैं जीरो की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा मेरा ई जे नेगेटिव निकल के आएगा। ई जे मेरे पास नेगेटिव आया, विच शोड मी दैट इट्स एक्चुअली ए कंप्रेसिव फोर्स, मैंने वो नोट कर लिया। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एक सेक्शन से ही किया, सिर्फ दो इक्वेशंस बनानी पड़ी। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक सेक्शन से किया तो मुझे तीन इक्वेशंस बनानी पड़ रही हैं, मुझे सिर्फ दो इक्वेशंस बनानी पड़ी और मैंने अपने दोनों अननोन्स को सॉल्व कर लिया। तो इस सेक्शन की जो ये वाला टॉपिक है ना, मेथड ऑफ सेक्शंस का, इसकी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। द सॉल्यूशन स्ट्रेटजी यू नीड टू वर्क ऑन द एक्चुअल मेथड के समेशन एफ लगाना है, समेशन एम लगाना है, दैट यू हैव प्रैक्टिस्ड इन चैप्टर 5 एज वेल। ठीक है, ज़रूर फोकस करें सेक्शनिंग की प्रैक्टिस करने में कि कैसे सेक्शन करेंगे, अप्रोच कैसे डेवलप करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल में ये वाली चीज़ चेक करें, कुछ सवालों को कंप्लीट सॉल्व करके भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट मेथड सॉल्व करने की भी प्रैक्टिस हो जाए। सही, एक सवाल जस्ट देख लेते हैं कि हाउ विल वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्रॉब्लम एंड सी हाउ वुड वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम। ठीक, अब इस प्रॉब्लम में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है? इस प्रॉब्लम में हमें उन्होंने कहा है कि हमें निकालना क्या क्या, हमें निकालना है सी डी और हमें निकालना है जी एफ। सी डी इज दिस, GF is this. So this is a very similar problem to what we just did. ठीक है, also find the zero force members. Zero force members कैसे मिलेंगे हमें? सबसे पहले दो members जहाँ पे connected है वो देखें। E पे दो members connected हैं, A पे दो members connected हैं। क्या कोई force और support है? है, तो कोई zero force member नहीं है इस idea के हिसाब से। दूसरी टेक्निक ये होती है कि we search for 3 member forces जिनमें से दो कोलिनियर हो। बी के ऊपर तीन फोर्सेस हैं, तीन मेंबर्स हैं, दो कोलिनियर हैं, एक परपेंडिकुलर है, बट देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स, तो दिस बी एच इज नॉट जीरो फोर्स मेंबर। यहाँ पे मामला कुछ और है, तो डी के ऊपर देर आर टू कोलिनियर मेंबर्स, तीसरा मेंबर इसके परपेंडिकुलर है, तो दिस हैज टू बी अ जीरो फोर्स मेंबर। दिस शुड बी ए जीरो फोर्स मेंबर। जब ये हट गया तो हम पॉइंट एफ को देखेंगे, तो दिस वुड ऑल्सो टर्न आउट टू बी ए जीरो फोर्स मेंबर। सही, अब मुझे अपने सवाल को सॉल्व करना है, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है सी डी और मुझे निकालना है जी एफ। आई कैन सेक्शन माई मेंबर्स फ्रॉम हेयर। ठीक है, दिस इज द ओनली सेक्शन आई एम गोइंग टू नीड। इफ आई सेक्शन फ्रॉम हेयर
I am going to get something like this. Again, I'm going to draw this zero force member. You don't necessarily need to do it. This is E, this is F, this is D. There's a force acting here. This is F, C, D. There is a force acting here. This is F, F, G. जी एफ कह लें, एफ जी कह लें, एक ही बात है. ठीक हो गया? Right. This entire length is 2 meters. This length is 1 meters. So this triangle that we are having, this is again 2, 1.5. Sorry, 1.5, 2.5. Say. So this similar triangle right here is known to us. This similar triangle is this one. दो unknown forces हैं. Length हमें अपने system की सारी पता है. This length is 1 meter. ठीक है, और मुझे उसके साथ में सिमिलर ट्राइंगल उन्होंने बता दिया. तो दिस इज 2, 1.5 एंड 2.5. सही हो गया. सिस्टम के अंदर जाहिर है रिएक्शंस भी होंगे. देयर विल बी एन AX, देयर विल बी AY, देयर वुड बी एन EY. Do I need AX and AY to solve this problem? I do not. I just need to find E. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ E निकालने की ज़रूरत है. E निकालने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? E निकालने का सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि आप समेशन एम A इक्वल टू 0 लें. द ओनली रिएक्शन दैट यू विल नीड टू कंसिडर इज EY. A के दोनों रिएक्शन 0 हो जाएंगे. तो वंस वी डू इट वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड फाइंड आउट व्हाट दिस इज. तो A के अबाउट this 2 kilonewton force is rotating clockwise, तो इसका मोमेंट नेगेटिव है. -2 into perpendicular distance is 0.8 given to us. एक फोर्स लगी हुई है 1.5 किलो न्यूटन की. इसकी टेंडेंसी टू रोटेट इज ऑल्सो क्लॉकवाइज. -1.5. इसका डिस्टेंस इज 2 meters. देन देयर इज EY की टेंडेंसी टू रोटेट इज एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव ले लेंगे. इसका डिस्टेंस कितना है? द डिस्टेंस इज 4 meters equals to 0. You can go ahead and you can find out your EY. EY would come out to be 1.15 kilonewtons. ठीक हो गया? Once this is done, then what can we do? We can then go ahead and we can section off what we needed to section off. So first of all, these members are 0 members. इसको हमने ऐसे सेक्शन किया. हमारे पास एक FED सेक्शन क्रिएट हुआ है. There is an EY which is 1.15 kilonewtons. There is our forces acting here. This is FCD. This is FG. And these are the two forces that we need to calculate. Summation fx लगाएं, summation fy लगाएं. You can get the results. Or instead of doing that, what you can do is you can simply go ahead and calculate the moments at D and the moments at F. So if I calculate summation MD, FCD का कोई मोमेंट नहीं आएगा. तो you are going, this equation is going to give you FFG. और अगर मैं समेशन MF कर दूंगा, सॉरी दिस इज सपोज्ड टू बी MF equals to 0, and by the way both of these, and this is going to give you FCD. I want you to try this. ठीक है, इस solution को ट्राई जरूर कीजिएगा. तो we discussed 3 problems. The idea was to discuss the strategy to actually solve these problems. ठीक है, hopefully ये चीज़ clear होने लग गई होगी. With this we are going to actually finish the method of sections. The next thing that we are going to do is going to use the exact same strategy as the method of joints, but it will be a very long method because we are going to switch to 3-dimensional trusses, which will be space trusses. or the idea would be the same. एक joint के ऊपर summation fx summation fy की जगह अब summation fz भी आ जाएगा. हर जॉइंट पे आपको सॉल्व करते हुए मूव करना होगा. विल
spend some time to solve those problems. Those are big problems, they require a lot of lengthy solutions. We'll try to see what to do about it. And we are approaching the end of the course. ठीक है, तो एक दो टॉपिक रह गए इसी चैप्टर से रिलेटेड which we need to cover up, and then we'll see how much time we have left, and see what else we can do. ठीक है, तो let's end this thing here. कोई भी question हो, post it in LMS, Google Classroom, WhatsApp me, email me, whatever method you prefer, या फिर अगली क्लास के स्टार्ट में क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है, तो लेट्स एंड दिस हियर एंड सी यू इंशाल्लाह इन मंडेज क्लास. अस्सलाम वालेकुम.